चारों में एक 90 ईयर्स तक लिव करते हैं। वो होते हैं कि 30+ ईयर्स आफ्टर रिटायरमेंट। इसीलिए वो रिटायरमेंट प्लानिंग करना ज़रूरी पड़ती है। हम सबको रिटायरमेंट प्लानिंग करना आवश्यक पड़ती है, लेकिन भी ज़्यादा लोग इसको अच्छा से प्लान नहीं करते हैं। अगर देखेंगे तो जो लोग के पास प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान नहीं है वो तो बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करते हैं रिटायरमेंट होने के बाद। और अगर होते हैं कि लाइफस्टाइल बदलना, सिंपल लाइफ जीने की ज़रूरत पड़ती है और कि नेसेसिटी नीड्स फुलफ़िल करने के लिए भी पैसा नहीं होते हैं। इन सब सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए हम फाइनेंशियल एडवाइज़र के लिए यह सवाल की जवाब हम लेना चाहिए। अगर देखेंगे तो रॉबिन एस शर्मा भी यह कहते हैं कि हमारा प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस तो क्विकली ख़त्म करना चाहते हैं तो तुम यह सवाल तुम्हारा फाइनेंशियल प्लानर के लिए पूछना ज़रूरी पड़ती है। अगर आप देखेंगे तो जो फाइनेंशियल प्लान तुम्हारा दोस्त के लिए अच्छा लगता है तुमको सूटेबल नहीं होने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम सही सवाल हम फाइनेंशियल एडवाइज़र के लिए पूछना, इसके कारण वो तुमके लिए सही फाइनेंशियल प्लान चुन कर सकते हैं। आज इस वीडियो में यह सवाल के बारे में हम जानकारी लेते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू holisticinvestment.in यूट्यूब चैनल। पहले सवाल होते हैं कि हमको कितना कॉर्पस की आवश्यक पड़ती है। कॉर्पस होते हैं कि लमसम अमाउंट जिसके वजह से हमारा गोल हम अचीव कर सकते हैं। हम लमसम अमाउंट यह चीज़ों पर ध्यान रख कर ही कैलकुलेट करना है। करंट एज, रिटायरमेंट एज, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, करंटली मंथली एक्सपेंसेस, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन और की एक्सपेक्टेड रिटर्न। अगर देखेंगे तो मेडिकल एक्सपेंसेस भी हम ध्यान रखना चाहिए। अब एक उदाहरण देखेंगे। अगर आपने एक 1 करोड़ पैकेज लिया तो रिटायरमेंट होने के बाद हर महीने तुम करने वाले खर्च के लिए ये तो सफिशिएंट हो सकते हैं या नहीं, और तुम्हारा डिज़ायर्ड लाइफस्टाइल जीने के लिए तो सफिशिएंट हो सकते हैं या नहीं, और कि उसके बाद रिटायरमेंट गोल्स के बारे में भी हम सोचना चाहिए। अगर तुम और तुम्हारा स्पाउस है तो उसके भी तुम ज्वाइन करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके वजह से तुम्हारा पेंशन फंड भी बढ़ते हैं। अगर आपके पास फैमिली है तो उसकी तरह तुम्हारा इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए। दूसरा सवाल होता है कि हमारा रिक्वायर्ड कॉर्पस अचीव करने के लिए किसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को हम इम्प्लीमेंट करना। अब हम सबको पता है कि कितना कॉर्पस को रिक्वायर्ड होना चाहिए हमारा फाइनेंशियल गोल्स और क्या हमारा रिटायरमेंट गोल्स अचीव करने के लिए। अब यह सवाल हमारे फाइनेंशियल एडवाइज़र की पूछना कि किसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को यह इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी पड़ती है। अगर देखेंगे तो फाइनेंशियल प्लानिंग आगे है तो तुमको सारों चीज़ों पर ध्यान रखना, लाइफस्टाइल में भी ध्यान रखना। लाइफस्टाइल में इनकम होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, सेविंग्स और कि इन्फ्लेशन, डेब्ट्स और असेट्स, इन सारों चीज़ों ही हम लाइफस्टाइल करते हैं। अगर देखेंगे तो इन सारों चीज़ों पे पर ध्यान रख कर ही तुम्हारा फाइनेंशियल एडवाइज़र तुम के लिए सूटेबल स्ट्रैटेजी बोलते हैं। और यह चीज़ों पे भी वो ध्यान रखते हैं कि तुम्हारा रिस्क अपडेट कैसा होता है और कि तुमको कितना साल वर्किंग ईयर्स पेंडिंग है। यह सारों चीज़ों पर ध्यान रख कर ही तुमको सूटेबल रिटायरमेंट प्लान वो बोलते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हम अर्ली से रिटायरमेंट प्लानिंग करना ज़रूरी पड़ती है। आइडियल टाइम फ्रेम होता है कि अर्ली 30s और अर्ली 40s। इसके वजह से तुम कोई भी टेंशन वजह से तुम रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं और रिटायरमेंट कॉर्पस के भी बिल्ड करने की मौका होता है। अगर देखेंगे तो हम फाइनेंशियल एडवाइज़र के लिए यह सवाल भी पूछना कि हम कितना इन्वेस्ट करना हर महीने या कॉर्पस बनने के लिए, और हमारा खर्च को कितना हम रिड्यूस करना चाहिए, और कि इनिशिएटिव और कि लमसम अमाउंट जो सरप्लस होते हैं ना उसको हम क्या करना चाहिए, और किसी तरह हमारा इन्वेस्टमेंट को हम विड्रॉ करना चाहिए अगर तुम टैक्स और गोल्स के बारे में सोचते हुए। तीसरा सवाल होते हैं कि किस परिस्थितियों में हम हमारा एक्सिस्टिंग पोर्टफोलियो को बदलना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो अब तक हमको पता लगे कि कितना ही रिक्वायर्ड कॉर्पस होना चाहिए हमारा फाइनेंशियल गोल्स और कि रिटायरमेंट गोल्स अचीव करने के लिए, और कि इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में भी हम जानकारी ले चुके हैं। अभी देखेंगे तो एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जो 6 महीने से अच्छा से नहीं परफॉर्म कर रहे हैं और तो लॉस में चल रहे हैं तो उसको बदलने के लिए हम सोचने की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए हम फाइनेंशियल एडवाइज़र के मदद भी ले सकता है। उसके गाइडेंस वजह से हम सही तरह चलने की ज़्यादा मौका होता है। अगर देखेंगे तो तुम बदल नहीं कर पाए तो तुम्हारा गोल्स पर तुम कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ती है।
अगर देखेंगे तो ज़्यादा इन्वेस्टर्स इसी वक्त वो बहुत इमोशनल और स्ट्रेस भी बन जाता है, इसीलिए हम फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस लेना ज़्यादा मदद कर सकता है, जो क्योंकि उसका एक्सपीरियंस वजह से वो ये सिचुएशन को अच्छा से हैंडल करते हैं। अगर देखेंगे तो फाइनेंशियल एडवाइज़र जो होते हैं जो करंट इन्वेस्टमेंट्स पर ज़्यादा जानकारी होता है। अगर देखेंगे तो इंश्योरेंस इन स्कीम्स, म्यूचुअल फंड, कॉर्पोरेट शेयर्स, बॉन्ड्स, फिक्स डिपॉजिट्स एक्सेट्रा, इन सारों में भी जानकारी होते हैं फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ, और उसके वजह से तुम भी किसी इन्वेस्टमेंट में तुम चुनना चाहिए इस समय से वो बोलते हैं। अगर देखेंगे तो फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद लेकर ही तुम्हारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो तुम बदलना चाहिए, इसके वजह से ही तुम पुअर रिटर्न से बच कर सकते हैं। चौथा सवाल होते हैं कि हम किसी तरह हमारा डेब्ट्स को हम हैंडल करना। अगर देखेंगे तो ये तो कॉमन सवाल नहीं होते हैं, लेकिन भी ज़्यादा इन्वेस्टर्स के लिए यह सवाल उठेगी वो रिटायरमेंट प्लान के बारे में सोचते हुए। अगर देखेंगे तो डेब्ट्स किसी तरह भी हो सकता है, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, कार लोन और की होम लोन एक्सेट्रा। हम हमारे फाइनेंशियल एडवाइज़र के यह सवाल पूछना कि किसी लोन हम पहले ख़त्म करना। अगर देखेंगे तो जनरली हम होम लोन को इंटरेस्ट ज़्यादा कम होते हैं, इसलिए हम हाइयर इंटरेस्ट लोन पहले ख़त्म करना एक अच्छा तरीका होता है, इसके वजह से हमको टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं। अगर हम बोरो मत करना, लेकिन एक नेसेसिटी आए तो बोरो करने की ज़रूरत आए तो तुम बोरो कर उसी वक्त ही तुम बोरो करना है। अगर देखेंगे तो कोई भी परिवार के लिए 40% ऑफ द इनकम डेट में खर्च करना एक अच्छा तरीका नहीं होता है। पांचवा सवाल होते हैं कि रिटायरमेंट होने के बाद हमको मेडिकल इंश्योरेंस ज़रूरत पड़ती है। अगर आप देखेंगे तो जो कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस तुम रिटायरमेंट होने के बाद लेते हैं तो इसके लिए तुम हाइयर प्रीमियम पे करने की ज़रूरत पड़ती है। किसी पॉलिसी में ऐसा होते हैं कि तुम्हारा हेल्थ कंडीशन देख कर ही वो पॉलिसी को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, और क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी के लिए तुम ज़्यादा इंतज़ार करने पड़ेगी। अगर देखेंगे तो इस सारी समस्याओं तुम अवॉइड कर सकते हैं तो तुम अर्ली से और यंग एज में हेल्थ इंश्योरेंस लेना एक अच्छा तरीका होता है। और किसी हेल्थ इंश्योरेंस हम लेना चाहिए हमारा फाइनेंशियल एडवाइज़र के लिए ज़रूर पूछना चाहिए। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया तो रिटायरमेंट होने से पहले तो फाइनेंशियल एडवाइज़र के पूछना कि किसी इंश्योरेंस पॉलिसी हम रिटायरमेंट के बाद हम चुनना चाहिए। किसी समय किसी मेडिकल इंश्योरेंस लेने से पहले हम यह चीज़ों पर ध्यान रखना ज़रूरी पड़ती है। अगर देखेंगे तो प्रीमियम और कि एनी मेडिकल ट्रीटमेंट डिडक्टेबल, रेन्यूअल, को पेमेंट और कि मैक्सिमम कवरेज लिमिट, इसके वजह से ही आपने आपका सूटेबल इन्वेस्टमेंट चुन कर सकते हैं। छठा सवाल होते हैं कि रिटायरमेंट के बाद कितना इमरजेंसी फ़ंड की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप देखेंगे तो रिटायरमेंट होने के बाद तुमको मंथली सैलरी नहीं मिलता है, लेकिन भी तुमको मंथली एक्सपेंसेस के लिए खर्च करने पड़ेगी, और वो भी हर साल बढ़ते ही रहेगी। इसलिए हम फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ हम पूछना चाहिए कि इमरजेंसी फ़ंड कितना होना चाहिए रिटायरमेंट होने के बाद। आइडियली वो बोलते हैं कि 3 से 6 टाइम्स ऑफ द मंथली एक्सपेंसेस होते हैं तो तुम अच्छा तरीका होता है किसी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम और इम्पॉर्टेंट फैमिली एक्सपेंसेस के लिए भी खर्च कर सकते हैं। अगर एक इमरजेंसी फ़ंड आए तो तुम्हारा मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए तुम उपलब्ध कर सकते हैं कि इसी तरह भी हो सकता है कार्डियक सर्जरी, डायलिसिस और की एक्सेट्रा। अगर देखेंगे तो इमरजेंसी फ़ंड हम रेगुलर मंथली एक्सपेंसेस के लिए खर्च नहीं करना चाहिए, तो एडवाइसेबल नहीं है। इसलिए हम फाइनेंशियल एडवाइज़र के पूछना कि कितना इमरजेंसी फ़ंड को ज़रूरत पड़ती है। वो बोलते हैं कि आइडियली 25% ऑफ द बैंक सेविंग्स को इमरजेंसी विड्रॉयल और कि इमीडिएट विड्रॉयल के लिए रखना चाहिए, और कि यह तो 25% तो लिक्विड फंड्स में हो सकता है, और बाकी एफटीडीज और शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड स्कीम्स में डालने की वो सजेस्ट करते हैं। सातवां सवाल होते हैं कि हम किसी तरह हमारा इनकम टैक्स को हम सेव करना रिटायरमेंट होने के बाद, यह तो इम्पोर्टेंट चीज़ बनती है। अगर आपके पास इनकम टैक्स सेविंग स्ट्रैटेजी नहीं है तो इन्वेस्टमेंट स्कीम चुनना एक परेशान भी हो सकता है और कि मुश्किल भी पड़ सकता है। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट स्कीम्स ने टैक्स बेनिफिट देते हैं अगर आप 60 ईयर्स और 65 ईयर्स से ज़्यादा है तो, इसलिए तुम फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले सकते हैं जो
तुम के लिए सूटेबल इन्वेस्टमेंट स्कीम्स चुन करने के मदद कर सकते हैं और इसी स्कीम वजह से तुम टैक्स अवॉइड कर सकते हैं और टैक्स को कम भी कर सकता है रिटायरमेंट कॉर्पस लेने में। इसीलिए हम कहते हैं कि इक्विटी फंड्स में तुम इन्वेस्ट किया तो 1 साल के बाद वो टैक्स फ्री हो सकता है, डेब्ट फंड्स में इन्वेस्ट किया तो 3 साल के बाद वो भी टैक्स फ्री हो सकता है और इससे पहले तुम विड्रॉ भी कर सकते हैं। इसमें टैक्स होते हैं लेकिन भी बहुत ही कम ही होते हैं अदर इन्वेस्टमेंट स्कीम से कंपेयर किए तो। अंतिम में हम यह सवाल भी पूछना चाहिए कि रिटायरमेंट होने के बाद हमको क्या क्या चैलेंजेस हो सकता है। अगर देखेंगे तो तुम्हारा एक्सपीरियंस फाइनेंशियल एडवाइज़र इसको गाइडेंस दे सकते हैं। चैलेंजेस किसी तरह भी हो सकता है कि मार्केट वॉलेटाइल पर तुम इमोशनल डिसीजन ले सकते हैं और कि अर्ली रिटायरमेंट के बारे में तुम अच्छा से प्लान नहीं करने के कारण थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकते हैं कॉर्पस बिल्ड करने में। अगर देखेंगे तो रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कर चुका है लेकिन भी ये तो लेट से करने के कारण तुमको रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्ड करने में थोड़ा सा नुकसान पड़ जाता है और कि रिटायरमेंट प्लानिंग में तुम स्पाउस का एज ना कंसिडर करने के कारण थोड़ा सा मुश्किल भी पड़ सकता है रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्ड करने में। आज सवाल की जवाब अगर तुम्हारा पास है तो रिटायरमेंट प्लानिंग तुम शुरू कर सकते हैं और इस आज सवाल की जवाब तुम फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ तुमको मिल जाएगी। एक एक्सपर्टाइज फाइनेंशियल एडवाइज़र तुम्हारा पास है तो तुम्हारा रिटायरमेंट प्लानिंग अच्छा लगता है। अगर आपने इस टॉपिक का डिटेल रिव्यू अंग्रेज़ी में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। इस आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।